नमस्कार बच्चों, आज हम जो क्रैश कोर्स करने जा रहे थे उसमें दूसरी यूनिट का 2 नंबर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है? पर्वत निर्माण के सिद्धांत है। अब पर्वत निर्माण के सिद्धांत में से क्वेश्चन आता ही आता है और सबसे प्रमुख इसमें से कौन सा है? तो कोबर का सिद्धांत है। कोबर का सिद्धांत है, इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करूं तो कौन सा सिद्धांत है? होमस का सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण है। तो इनके एक एक के बारे में चर्चा करेंगे भी। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है या होमस का सिद्धांत क्या कहता है? एक और सिद्धांत कौन सा है? तो जोली का सिद्धांत है। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक है आपका? तो पर्वत निर्माण के सिद्धांत। अब पर्वत निर्माण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत किसका है? कोबर का सिद्धांत है। अब कोबर के सिद्धांत की बात करें अपने, क्या खास बात है कोबर के सिद्धांत की? तो कोबर का सिद्धांत है, उसका नाम है भूसंती सिद्धांत। क्या नाम है? भूसंती सिद्धांत। पर्वत निर्माण के सिद्धांत। अब देखिए, पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार के हैं? तो 2 वर्गों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो पहला है प्रथम वर्ग। अब प्रथम वर्ग में कौन से सिद्धांत बांटे आते हैं? तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा गया है जिनके अनुसार भूपटल पर पर्वतों का निर्माण है वो धरातल के क्षैतिज संचलन के कारण होता है। अब देखिए, क्षैतिज संचलन है और लंबवत संचलन क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। अब देखिए, 2 चीजें हैं, यानी कि 2 प्रकार से चट्टानें हैं वो गति करती है। अब देखिए, एक तो धरातल के ऊपर चट्टानें हैं वो समांतर, धरातल के समांतर गति करती है। मान लो ये धरातल है और इस धरातल की क्या है? आमने सामने समांतर गति करती है। तो ये, या फिर हो सकता है 2 विपरीत दिशा में, एक इधर गति कर रही हो, एक इधर गति कर रही हो। यानी कि चट्टानों में जो बल लगता है वो या तो विपरीत दिशा में बल लग सकता है या फिर आमने सामने बल लग सकता है। तो ये दोनों प्रकार के ही बल है वो किसमें आते हैं? कैसा है? क्षैतिज बल है। अब क्षैतिज का मतलब क्या है? धरातल के समांतर। अब मान लिया ये क्या है? अपना धरातल है। ये क्या है? भूमि का कोई भाग है। तो भूमि के भाग को या धरातल के समांतर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? क्षैतिज बल कहलाता है या क्षैतिज संचलन कहते हैं। अब चट्टानें इस कारण, यानी कि आमने सामने चल रही है तो समांतर हो गई है, अगर विपरीत दिशा में भी चल रही है तो भी क्या हो गई है? समांतर हो गई है धरातल के। तो ये सारा क्या होता है? क्षैतिज संचलन होता है। संचलन का मतलब होता है गति। ठीक है, तो एक तो इसके कारण पर्वतों का निर्माण हो सकता है। अब इसमें से भी कौन सा है? तो आमने सामने वाला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरा, इसको आमने सामने जो बल लगता है उसको कौन सा बल बोलते हैं? तो संपीड़न बल बोलते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? संपीड़न बल कहते हैं। एक तो इसके कारण है वो अनेक जो पर्वत है उनका निर्माण हुआ है। दूसरा, पर्वतों का निर्माण है वो कैसे हो सकता है? तो दूसरे वर्ग के जो सिद्धांत है उसमें लंबवत संचलन के कारण। अब लंबवत संचलन मतलब ऊपर नीचे संचलन, यानी चट्टानों में गति होती है तो वो कैसे होती है? या तो चट्टानें ऊपर जा रही है या फिर क्या हो रही है? नीचे धस रही है। तो ये संचलन है वो कौन सा कहलाता है? तो लंबवत संचलन कहलाता है। कौन सा? लंबवत संचलन। अब ये संचलन है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कौन कौन सा हो गया? एक तो क्षैतिज संचलन, यानी कि धरातल के क्या लगेगा? समांतर कार्य करेगा, या तो विपरीत दिशा में कार्य करे या आमने सामने कार्य करे। और लगभग पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आमने सामने जब बल कार्य करता है, यानी कि 2 प्लेटें कहे या कोई भी भाग कहे चट्टानों के, वो आमने सामने क्या है? टकराते हैं। तो वो सारा का सारा क्या हो गया है? क्षैतिज संचलन हो गया है। दूसरा, अगर होमस का सिद्धांत और इनका सिद्धांत आता है अपने, तो वो किससे संबंधित है? लंबवत संचलन से संबंधित है। अब लंबवत संचलन में क्या होता है? यानी कि एक भाग है वो या तो ऊपर उठता है या फिर नीचे धंसता है, तो उसके कारण कोई पर्वत का निर्माण होता है तो वो क्या होता है? लंबवत संचलन के कारण होता है। जैसे ब्लॉक पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण किसके कारण होता है? लंबवत संचलन के कारण। यानी कोई भाग ऊपर उठ गया है, धरातल से क्या उठ गया है? ऊपर उठ गया है, और दोनों ओर के भाग है या फिर नीचे धस गया है, इसके कारण कोई पर्वत बन गया है तो वो क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट उदाहरण आपने पढ़ा होगा, या फिर ये जो सतपुड़ा है भारत में। तो ये 2 प्रकार के वर्ग है। 2 प्रकार के क्या है? वर्ग है। यानी पर्वत निर्माण के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 2 वर्ग बनाए गए हैं। एक तो वर्ग, प्रथम वर्ग तो कौन सा है? जो क्षैतिज संचलन से क्या मानता है?
पर्वतों की उत्पत्ति मानता है, और दूसरा कौन सा है, लंबवत संचलन से क्या मानता है, पर्वतों की उत्पत्ति मानता है। इसमें आगे चलते हैं, क्या खास बात है अपने सिद्धांत में। तो पहला सिद्धांत किसका है जी, पहला वर्ग कौन सा है, क्षैतिज संचलन वाला है। यानी किसके बारे में चर्चा करेंगे, अपने क्षैतिज संचलन वाले में चर्चा करेंगे। अब क्षैतिज संचलन में देखते हैं क्या खास है, क्षैतिज संचलन। अब क्षैतिज संचलन के बारे में प्रथम वर्ग, यानी प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा जाता है, उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिनके अनुसार भूपटल पर पर्वतों का निर्माण है वो कैसे होता है, क्षैतिज संचलन के कारण होता है। अब क्षैतिज संचलन मतलब या तो आमने सामने लग रहा है, या बल कैसे लग रहा है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, ये संचलन सारा सारा क्या हो गया, क्षैतिज मतलब धरातल के क्या हो रही घटना, समांतर हो रही है। और इसमें क्या होता है, लगभग बल कैसे लगता है, तो आमने सामने कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय वर्ग। अब द्वितीय वर्ग में क्या आता है, दूसरे वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अनुसार पर्वतों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, लंबवत संचलन के कारण। अब दूसरे वर्ग में लंबवत संचलन के कारण हुई मानी जाती है। जैसे इसमें प्रथम वर्ग है, इसमें कोबर का सिद्धांत आता है। जैसे कोबर के सिद्धांत में कोई भी संरचना है उसमें चट्टानों में किसके कारण उत्पत्ति होती है, तो संपीड़न के कारण, यानी बल कैसे लगता है, आमने सामने। दूसरा वर्ग है, इसमें बल कैसे कार्य करेगा, या तो ऊपर की ओर लगेगा या फिर नीचे की ओर लगेगा। तो ये कौन सा संचलन है, तो ये लंबवत संचलन है। तो कितने वर्ग हो गए हैं, 2 वर्ग हो गए। आगे बात करें प्रथम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत क्षैतिज संचलन पर आधारित 2 प्रमुख सिद्धांत है। यानी इस वर्ग के अंतर्गत कितने सिद्धांत हैं, 2 प्रमुख सिद्धांत है। कौन कौन सा है, एक तो कोबर का सिद्धांत है और एक जेफ्रीज का सिद्धांत है। तो कोबर और जेफ्रीज का सिद्धांत किसमें आता है, प्रथम वर्ग, यानी कि क्षैतिज संचलन के द्वारा। किसके द्वारा, क्षैतिज संचलन के द्वारा। अब आगे देखिए दूसरे वर्ग के अंतर्गत लंबवत संचलन पर आधारित है। अब दूसरे वर्ग में लंबवत संचलन पर आधारित आते हैं, और कौन कौन से सिद्धांत है, तो होम्स का सिद्धांत है, जोली का सिद्धांत है और डेली का सिद्धांत है। अब अपने पाठ्यक्रम में क्या है वो बात करते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में क्या चीज है भी, तो अपने पाठ्यक्रम में एक तो कोबर का सिद्धांत है, वो किस पे आधारित है, क्षैतिज संचलन पे आधारित है। दूसरा किसका सिद्धांत है, तो होम्स का सिद्धांत है, और ये किस पे आधारित है, तो ये लंबवत संचलन पे आधारित है। तीसरा किसका सिद्धांत है, तो जोली का सिद्धांत है। अब इसमें से कौन सा याद रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है जी, कोबर का सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बहुत याद रखो, यानी कि इसमें भी बहुत ज्यादा जानकारी आपको याद नहीं रखनी है, मैं मुख्य मुख्य बता दूंगा, वही चीजें याद रखनी है। सिद्धांत तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य जहां से प्रश्न आने वाला है, जैसे रेंड केटन है, ये केट्रोजन है, अग्रदेश है, स्वासीन वर्ग है, इनसे क्या आता है, प्रश्न अक्सर आता है, तो वो मुख्य मैं बता दूंगा। होम्स के सिद्धांत में तो 7 तरंग सिद्धांत है, किसका, होम्स का, तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं, एक एक कर चर्चा करते हैं प्रत्येक के सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत कौन सा है, कोबर का सिद्धांत है। अब पहला ही प्रश्न बन जाता है, क्या भी कोबर के सिद्धांत का नाम क्या है, तो नाम क्या है जी, भूसंति सिद्धांत। अब दूसरा प्रश्न उसी से बन जाता है, क्या, यानी कि भूसंति किसे कहते हैं, यानी भूसंति से क्या मतलब है। ठीक है, तो अब पूरा इसका विवरण पढ़ते हैं, क्या चीज है। देखिए कोबर का भूसंति सिद्धांत, प्रश्न पूछ ले कोबर, यानी कि प्रश्न आ जाए भूसंति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, कोबर। यानी भूसंति सिद्धांत किसने बताया, कोबर ने बताया। अब ये भूसंति होती क्या चीज है, तो जलपूर्ण गर्त होता है, उसे क्या कहते हैं, भूसंति कहते हैं। जैसे अपने चित्र में देख लें, भूसंति, भूसंति की बात करें, क्या है भूसंति, तो भूसंति की बात करें तो भाई भूसंति ये रही भूसंति। अब ये क्या है, भूसंति, ये क्या है, भूसंति है। अब भूसंति कहते किसे हैं, तो जलपूर्ण गर्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, जलपूर्ण गर्त को कहते हैं। अब ये पानी का भाग है, इसमें क्या है, पहले कभी जल भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था। इसके पूरे के अंदर है वो जल भरा हुआ था। ठीक है, अब जल भरा हुआ था तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है, इसमें मिट्टी जमना प्रारंभ हो जाती है, और ये पूरा भाग है वो किससे भर जाता है, मिट्टी के जमाव से, यानी कि निक्षेपों से भर जाता है। ठीक है, अब देखिए
ये बाहर के भाग है वो क्या है, कठोर भाग है। ये जलपूर्ण गर्त है, जलपूर्ण क्या है, गर्त, इसको क्या कहते हैं, भूसंति कहते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी भर जाती है, फिर चट्टानों के आपसी दबाव के कारण, यानी इधर से बल लगता है और दूसरा बल क्या किससे लगता है, इधर से, इसको क्या बोलते हैं, आमने सामने। और किस दिशा में लग रहा है, क्षैतिज में लग रहा है, धरातल के समांतर लग रहा है, तो कौन सा बल है, संपीड़न बल है। यानी संपीड़न बल जब आमने सामने लगता है तो इसमें जो मिट्टी भरी है उसमें क्या पड़ने लगते हैं, मोड़ पड़ने लगते हैं, और दोनों किनारों पर दो पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, भूसंति कहते हैं। तो मेन पेज पे चलते हैं, उसके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं अपने। ये लो, यानी कि कोबर के सिद्धांत का नाम क्या है, तो क्या नाम है, भूसंति सिद्धांत। दूसरी बात क्या प्रमुख है यहाँ पे, यानी कि एक तो महत्वपूर्ण यहीं पे हो गया, कोबर के सिद्धांत का क्या नाम है, तो भूसंति सिद्धांत। प्रश्न आएगा भूसंति सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है, कोबर है, ठीक है। फिर कोबर ने यह सिद्धांत कब दिया है, तो कब दिया है जी, 1923 में। प्रतिपादन कब किया है, 1923 में इसका क्या किया है, प्रतिपादन किया है। अब किससे संबंधित है, देखिए पर्वत है वो बहुत प्रकार के होते हैं, पर्वत है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अवशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है, बलोक पर्वत है, बरसोस पर्वत है। तो इस प्रकार के पर्वतों के क्या है, अलग अलग प्रकार है। अब कौन से प्रकार के पर्वतों को की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है, तो कौन से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। यानी प्रश्न आ जाए, कोबर का सिद्धांत है वो कौन से पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है, तो कौन से पर्वतों की, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। सिद्धांत का नाम क्या हो गया है, तो भूसंति सिद्धांत हो गया है। भूसंति को मतलब आप समझ गए होंगे, भूसंति किसे कहते हैं, तो जलपूर्ण गर्त को क्या कहते हैं, भूसंति कहते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, यानी भूसंति है इसे क्या करते हैं, कहते हैं तो पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना कहते हैं। प्रश्न आता है पर्वतों का पालना कहा जाता है, तो पर्वतों का पालना किसको कहते हैं जी, भूसंति को कहते हैं। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं। यानी पहला प्रश्न क्या बना यहाँ पे, भूसंति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो गए, कोबर। यानी कोबर ने अपना सिद्धांत कब दिया था, तो कब दिया था, 1923 में। वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, तो कौन सा, भूसंति सिद्धांत है। अब भूसंति सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो पर्वतों का पालना कहते हैं। अब पालना क्यों कहते हैं भी, अरे टाबर को नहीं होगी वो कट्ठे पड़े, पालनीय में पड़े, ठीक है। तो पर्वत कट्ठे पड़ने लग रहे हैं ई पालनीय में, कौन सी पालनीय में, तो ई भूसंति पालनीय में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर्वतों का पालना। यानी कि पर्वतों का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है, उदय होता है, पालन होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या कहते हैं, इसको पर्वतों का पालना। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, इसका सिद्धांत है वो चट्टानों में क्या संकुचन पर आधारित है। अब संकुचन का मतलब क्या हो गया जी, अभी इस संकुचन का क्या मतलब है, सिकुड़ना। क्या मतलब है, सिकुड़ना। यानी कि जैसे मान लो ये भूसंति थी, ठीक है, ये दोनों ओर के किनारे हो गए हैं। अब इसमें क्या लगता है, संपीड़न बल लगता है, तो इसके कारण जो बीच का भाग है वो क्या होता है, सिकुड़ता है। अब इसके अंदर जो जल भरा हुआ था उसमें क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। ये जैसे ये इधर की ओर बढ़ेगा, ये इधर की ओर बढ़ेगा, इसके कारण नीचे का मलबा है वो मोड़ रूप में, किस रूप में, मोड़ रूप में ऐसे ऊपर उठता है, और वैसे ही यहाँ पे भी ऊपर उठता है। तो किसके कारण हुआ है, संकुचन के कारण हुआ है। संकुचन मतलब सिकुड़ता है भाग, उसके कारण यहाँ पे मोड़ पड़ जाते हैं। तब दोनों किनारों पर क्या बनते हैं, दो पर्वत बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेंड केटन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है इससे संबंधित है, कोबर ने इस प्रकार भूसंतियों से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। फिर आगे खास बात की बात करें तो कोबर ने बताया कि जहां पर आज क्या है, पर्वत है, ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसी यानी कथन आ सकता है इस प्रकार का, यानी कि कोबर ने बताया कि जहां पर आज पर्वत है, पहले वहां पर क्या होती थी, भूसंतियां होती थी। क्या होती थी, भूसंतियां मतलब जलपूर्ण गर्त होती थी। जैसे आपने नाम सुना है टेथी सागर का, जैसे टेथी सागर था जहां पे पहले, आज वहां पे क्या है, पर्वत है। या फिर जो पर्वत के अवशेष मिल जाएंगे, या जहां पे पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है, तो खाली बचा हुआ भाग है, उसको क्या कहते हैं, मध्य पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य
पिंड कहते हैं। तो या तो पर्वत मिलेगा या क्या मिलेगा, मध्य पिंड मिलेगा। मध्य पिंड को क्या बोलते हैं, तो स्वासीन वर्ग बोलते हैं। आगे बात आने वाली है। तो कोबर ने बताया कि जहां पर आज पर्वत है, पहले वहां पर क्या थी, भूसंतियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण के स्थल क्या कहा है, पर्वत निर्माण के स्थल, या फिर क्या कहा है, पर्वतों का पालना कहा है। फिर आगे बात करते हैं। कोबर के अनुसार भूसंतियों के चारों ओर दृढ़ भूखंड, जिन्हें क्या कहा गया, कैट्रोजन कहा गया। ये महत्वपूर्ण, ये प्रश्न बनने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वहां पे मैं बता दूंगा। अब कैट्रोजन क्या है, अब कैट्रोजन क्या है, तो इसके बारे में अपने चर्चा करें। कैट्रोजन क्या है, तो पहले तो इसको इधर भेजो। कैट्रोजन क्या, कैट्रोजन कहते किसे हैं, तो कैट्रोजन जो भूसंति है, कौन सी भूसंति, जहां पे पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, पर्वतों का जहां पे निर्माण होता है, उस भूसंति के जो आगे वाले ये जो दृढ़ भाग है, ये बाहर वाले जो दृढ़ भाग है, उसको क्या बोलते हैं, कैट्रोजन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैट्रोजन बोलते हैं। यानी कि कैट्रोजन किसे कहते हैं, तो ये है कैट्रोजन, कैट्रोजन। अब इनमें से प्रश्न आता है, यानी कि भूसंति के दृढ़ भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, कैट्रोजन। जो बाहर के दृढ़ भाग है उसको क्या कहेंगे, कैट्रोजन। या फिर एक नाम और है इसका, क्या, अग्रदेश, ये भी मिल सकता है, अग्रदेश। यानी कि भूसंति के दृढ़ भाग को या तो कैट्रोजन कहेंगे या क्या कहेंगे, अग्रदेश के नाम से जानते हैं। तो कितने नाम है इसके, दो नाम है। बाकी सारे सिद्धांत के अंदर बातें आने वाली है, यानी कि किसको क्या कहते हैं। तो कैट्रोजन या फिर अग्रदेश किसे कहते हैं, तो दृढ़ भाग है ना, ये कठोर वाला भाग है, इसको कहते हैं। तो दृढ़ भाग है, कठोर भाग, उसको क्या कहते हैं, कैट्रोजन या फिर अग्रदेश के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा भाग। फिर इसके अंदर क्या भरा हुआ था, जल भरा था। इसके अंदर क्या भरा था, जल भरा था। अब जल में क्या होता है, मिट्टी जमा होने से बाद में क्या है, दोनों किनारों पे यहाँ पे क्या बनते हैं, पर्वत बनते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, क्या बनते हैं, वलित पर्वत। क्या कहते हैं इसको, वलित पर्वत। यहाँ पे भी पर्वत बनता है और यहाँ पे भी पर्वत बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। यानी कि मोड़ पड़ने के कारण। अब वल्ले का मतलब क्या होता है, वलन। वलन का मतलब क्या होता है, वलन। और वलन का मतलब है मोड़ होता है, मोड़, या फोल्ड बोलते हो, जिसे क्या बोलते हो, फोल्ड। फोल्ड को ही क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। और मोड़, आड़ू भाषा में क्या कहते हैं, मोड़। यानी मोड़ पड़ने के कारण क्या हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो अब ये दोनों किनारों पर पर्वत बने हैं, तो इनको किस नाम से जानते हैं, दोनों किनारों पर जो पर्वत बने हैं उसे रेंड केटन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंड केटन कहते हैं। तो इनसे, इन मुख्य कथनों से क्या आने वाले प्रश्न, तो ये रेंड केटन है, तो ये भी क्या है, रेंड केटन है। अब देखिए दोनों किनारों पर तो भाग ऊपर उठ गया है, लेकिन जो बीच का भाग था, कौन सा भाग है, बीच का भाग है, वो ऊपर नहीं उठ पाता है और ऐसे ही रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मध्य पिंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्य पिंड कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यानी कोबर के सिद्धांत में मुख्य बातें क्या है, जैसे बाहरी भाग है उसको क्या कहा गया है, तो कैट्रोजन या फिर अग्रदेश कहते हैं। दोनों किनारों पर दो पर्वत बनते हैं, दोनों किनारों पर दो पर्वत बनते हैं या पर्वत श्रृंखलाएं बनती है, उनको क्या कहते हैं, तो रेंड केटन कहते हैं। बीच का भाग है वो अप्रभावी रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, मध्य पिंड कहते हैं। और कैट्रोजन ही क्या कहलाता है, अग्रदेश कहलाता है। अब इसका एक और नाम है स्वासीन वर्ग, यानी स्वासीन वर्ग भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। आगे सारी चर्चा आने वाली है। अब मोड़ का मतलब क्या होता है, ये मोड़, ठीक है। पर्वत क्या पाए जाते हैं, यानी कि वल्यों के रूप में, ऊपर नीचे ऐसे, जिसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अपनति, और नीचे जैसे भाग को क्या कहते हैं, अभिनति के नाम से जानते हैं। तो क्या बात आई है यहाँ पे, पर्वतों का पालना वगैरह, ये तो आपको समझ में आ गई सारी चीजें। अब बात करते हैं इसकी आगे क्या खास बात है। तो कैट्रोजन आपको समझ में आ गया, कैट्रोजन किसे कहते हैं। तो कैट्रोजन का मतलब क्या है, जो दृढ़ भूखंड है, यानी भूसंतियां लंबे चौड़े जलपूर्ण क्या थी, गर्द थी। और पर्वत निर्माण की पहली अवस्था
भूसंतति निर्माण की होती है। यानी कि जैसे ही पर्वत बनते हैं तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? भूसंतति का निर्माण होता है। यानी पहली अवस्था क्या कहलाती है? भूसंतति निर्माण की अवस्था कहलाती है। प्रत्येक भूसंतति के किनारे पर क्या पाए जाते हैं? दृढ़ भूखंड पाए जाते हैं, यानी कठोर भूखंड पाए जाते हैं। अब जिनको क्या कहते हैं? अग्रदेश कहते हैं और कैट्रोजन कहते हैं। दोनों क्या है? एक ही चीज है। यानी कि आप देखोगे बुक के अंदर अलग अलग मिल जाए तो ये क्या है? एक ही चीज है। इस उसी को कैट्रोजन कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं? अग्रदेश कहते हैं। और इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से नदियां, यानी कि दृढ़ किनारे क्या थे? कठोर थे। उनको काट काट के नदियां क्या करती है? उस गर्त में, जल वाले गर्त में मिट्टी भरती जाती है और पूरा का पूरा है वो गांध से या कीचड़ से भर जाता है। तो इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से नदियां द्वारा मलबा निक्षेप भूसंतियों में धीरे धीरे जमा होता रहता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादीकरण। यानी कि जो भूसंति थी उसमें मिट्टी जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादीकरण कहलाती है। क्योंकि कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टानें परत के रूप में पाई जाती है। फिर जब भूसंतियां पूर्णतः मलबे से भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण, यानी कैसे बल लगता है? आमने सामने बल कार्य करता है। और वो कीचड़ है तो कीचड़ में क्या उठने लगते हैं? ऐसे मोड़ पड़ने लगते हैं, जिससे क्या पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये खास बात है किसकी? कोबर के सिद्धांत की। आगे देखते हैं क्या है। अग्रदेश के पास खिसकने से उत्पन्न संपीड़न बल। संपीड़न बल का मतलब समझ रहे हो? आमने सामने जो बल लगता है वही कौन सा होता है? संपीड़न बल होता है। तो अग्रदेश के पास खिसकने से संपीड़न बल के द्वारा भूसंति के तलछट में मोड़ पड़ने लगते हैं। क्या पड़ने लगते हैं? मोड़ पड़ने लगते हैं। यानी कि जो मलबा था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, ऐसे मोड़ पड़ने लगते हैं। और दोनों किनारों पर मोड़ तब पड़ते हैं जब संपीड़न बल है वो कम लगता है। यानी कम गति से संपीड़न बल लगता है तब दोनों किनारों पर क्या है? मोड़ पड़ते हैं। अगर बहुत तीव्र गति से संपीड़न बल लगता है तो पूरा भाग है वो क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। यानी कि एक ही पर्वत बनता है। उस कंडीशन में कितने पर्वत बनते हैं? एक ही पर्वत बनता है। तो इस प्रकार भूसंति के दोनों किनारों पर क्या है? पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? रेंड केटन कहते हैं। अभी चर्चा करिए। यानी कि दोनों किनारों पर दो पर्वत बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? रेंड केटन कहते हैं। तो अब तक क्या खास बात आई है? दृढ़ भूभाग था, बाहर का कठोर भाग था, उसको क्या बोला है? कठोर भाग को क्या बोला है? अग्रदेश, या फिर इसका नाम क्या था? कैट्रोजन था। ठीक है। अब दोनों किनारों पर संपीड़न बल के कारण क्या बन गए हैं? दो पर्वत बन गए हैं। तो उन दोनों पर्वतों को क्या कहते हैं? रेंड केटन के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, आगे क्या खास बात है इसके सिद्धांत में? तो भूसंति का मलबा है पूर्णतः या आंशिक रूप से वलित होना। वलित होने का मतलब समझ रहे हो? यानी कि भूसंति का जो मलबा है आंशिक या पूर्णतः वलित होना, मतलब या तो पूरा ऊपर उठ जाए या थोड़ा ऊपर उठे। यानी कि जो मलबा था या तो पूरा ऊपर उठ जाए, पूरा का पूरा भाग क्या हो जाए? ऊपर उठ जाए। ठीक है। सारे में क्या पड़ जाए? मोड़ पड़ जाए। या आंशिक ऊपर उठना, यानी कि किनारों किनारों पर क्या ऊपर उठ गया, बीच में क्या रह गया है? भाग है समतल रह गया है। तो वो किस पे निर्भर करता है? संपीड़न बल की तीव्रता के ऊपर। यानी संपीड़न बल अधिक तेज गति से लगता है। अगर संपीड़न बल है वो तीव्र गति से लगता है तो उसके कारण तो पूरा भाग है वो क्या ऊपर उड़ जाता है, एक ही पर्वत बनता है। ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा है वलन के प्रकार वगैरह, तो उसमें आपने पढ़ा होगा भी ये जो बल है, पर्वत निर्माणकारी बल है, वो बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है। यानी कि किस में आता है? दीर्घकालीन संचलन में आता है। तो धीमी गति से कार्य करता है तो धीरे धीरे जब संपीड़न बल लगेगा तो दो पर्वतों का निर्माण होगा और दोनों पर्वतों को क्या कहते हैं? रेंड केटन कहते हैं। फिर आगे क्या बात है खास है? यदि संपीड़न बल समान होता है तो केवल किनारे वाले भाग क्या है? वलित होते हैं। यानी कि समान गति से लगता है, बहुत ज्यादा तेज नहीं लगता है, तो दोनों किनारों पर क्या बनता है? पर्वते बनते हैं। तथा बीच वाला भाग है वो क्या रहता है? अप्रवाहित रहता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता है। अब बीच वाला भाग है यानी ये भाग अप्रवाहित रहा है,
यानी कि दोनों किनारों पर तो दो पर्वत बन गए हैं, लेकिन बीच वाला भाग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वासीन वर्ग कहते हैं या फिर मध्य पिंड कहते हैं। तो तथा बीच का भाग है प्रवाहित रहता है, और इस बीच के भाग को क्या कहते हैं? स्वासीन वर्ग कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? मध्य पिंड। दोनों शब्द मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो अपने जो हिमालय पर्वत है, यानी कि नीचे तो कौन सा है? ये हिमालय पर्वत है। ऊपर एक चीन की पर्वतमाला है, कौन सी? तो कुनलुन शान पर्वत है। ठीक है, अब इसके बीच में एक पठार है, कौन सा? तिब्बत का पठार। अब ये तिब्बत का पठार किसका उदाहरण है? तो मध्य पिंड का उदाहरण है। यानी कि 33 भूसंति में नीचे कौन सा भाग था? पूरा चित्र बनाते हैं चलो इसका। पूरा पेज ही ऐड कर देते हैं इसमें। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं? अपने 33 सागर की। मान लो ऊपर वाला भाग क्या था? 33 सागर के ऊपर वाला भाग यानी कि जो पेंजिया था, इसके बारे में तो आपको पता ही है। यानी वेगनर ने पूरी पृथ्वी पे दो ही भाग बताए थे। एक तो कौन सा बताया था? स्थल भाग बताया था। अब स्थल भाग का क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इसको तो बोला था पेंजिया। इसको तो क्या क्या कहा था? पेंजिया कहा था, पेंजिया। ठीक है, फिर दूसरा भाग कौन सा था? जल भाग था। अब ये वाला कौन सा है? तो जल भाग है। अब जल भाग को क्या कहा है? इस जल भाग को क्या कहा है? तो पेंथालासा कहा है। कौन सा? पेंथालासा कहा है। अब पेंजिया और पेंथालासा दो ही भाग थे। ठीक है, अब इसका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो विभाजन होने के कारण ऊपर वाला भाग क्या कहलाता? अंगारा लैंड। कौन सा लैंड है? अंगारा लैंड। यानी ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग दक्षिण का भाग क्या कहलाया था? दक्षिण का भाग क्या कहलाया था? तो गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो इसका नाम क्या था जी? गोंडवाना लैंड। इसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। यानी कि ये जो पेंजिया था इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसके कारण कितने भाग बन गए? दो भाग बन गए, एक तो अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अब इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में जल भर गया। अब इनके बीच में जल भर जाने के कारण किसका निर्माण हुआ जी? 33 सागर का। किसका निर्माण हुआ? 33 सागर का। अब 33 सागर क्या कहलाती है? प्रश्न आता है 33 सागर क्या कहलाएगी? 33 सागर कौन थी? तो भूसंति थी। 33 सागर क्या थी? भूसंति। ये दो अग्र देश हो गए हैं या फिर कैट्रोजन हो गए हैं। यानी ऊपर वाला कैट्रोजन, नीचे वाला भी क्या हो गया? कैट्रोजन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई है? भूसंति। जलपूर्ण ग्रत है, जल है इसके अंदर। अब नदियां है, इसमें क्या भरती गई है? मिट्टी भरती गई। अब जैसे ही ये इनमें बल लगता है, यानी ये ऊपर की ओर जाता है और ये किधर आता है? नीचे की ओर। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, ऊपर नीचे नहीं लग रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्षैतिज, यानी धरातल पे ऐसे बात कर रहे हैं हम तो, लेकिन ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। ठीक है, बल कैसे लग रहा है? संपीड़न बल लग रहा है, क्षैतिज बल लग रहा है, ना कि लंबवत बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि चित्र ऐसा बन रहा है क्योंकि ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है, इसके कारण। यानी कि ये उत्तर में होता है, ये दक्षिण में होता है। जो महाद्वीप बने हैं तो इसमें कौन कौन से अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बन गए हैं? जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया का भाग है। उत्तरी एशिया का भाग है, किससे बने हैं? अंगारा लैंड से। ग्रीनलैंड भी किससे बना है? अंगारा लैंड से। नीचे वाले से क्या बने हैं? तो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे के सारे द्वीप है या अंटार्कटिका वगैरह, तो किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये क्या चीज है? भूसंति है। ये क्या है? भूसंति है। अब इसमें पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है? तो पर्वतों के निर्माण की बात करें तो ये आमने सामने क्या लगा है? इनमें बल लगा है। कौन सा बल लगा है? संपीड़न। कौन सा बल लगा है? संपीड़न बल लगा है। और संपीड़न बल के कारण, कौन सा बल के कारण है? संपीड़न बल के कारण ये आमने सामने गति करती है। तो इसमें जो मलबा था वो क्या हो जाता है? ऊपर उठने लगता है, उसमें मोड़ पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जो एक तो इस किनारे पे पर्वत श्रृंखला बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी,
और एक इस किनारे पे पर्वत श्रृंखला बनेगी तो कितने पर्वत बनेंगे? 2 पर्वत, जिन्हें क्या कहते हैं? रेंड केटने कहते हैं। कितने पर्वत बनेंगे जी? 2 पर्वत बनेंगे। एक तो यहाँ पे बनेगा इस किनारे पर और एक यहाँ पे बनेगा इस किनारे पे, दोनों का नाम क्या है? रेंड केटन। लेकिन वास्तविक रूप में अपने बात करें तो यहाँ पे क्या मान लिया आपने? हिमालय। क्या मान लिया? हिमालय। यानी कि हिमालय पर्वत दक्षिण में और इसके उत्तर में यानी कि इस वाले भाग में गोंडवाना लैंड के भाग में वलन पड़ने से क्या बन गया? हिमालय बन गया। अब एक पर्वत यहां पे है, कौन सा? चीन के अंदर है। कौन सा? कुल कुनलुन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत है। ये कहां पे पाया जाता है? चीन के अंदर पाया जाता है। यानी दोनों किनारों पे इस वाले पर्वत को यानी कि ऊपर वाले किनारे पे 2 पर्वत बना है, वो तो कौन सा है? कुनलुन पर्वत है। यहां पे पर्वत बना है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत है। अब बीच का भाग क्या रह गया? अरे बीच का भाग क्या रह गया? अप्रभावित रह गया। अब इसको क्या बोलेंगे? स्वासीन वर्ग या फिर मध्य पिंड। अब ये क्या है? तो मध्य पिंड है। अब मध्य पिंड में उदाहरण बात करें तो मध्य पिंड की तो वास्तविक रूप में यहाँ पे क्या है? तो ये तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। बात समझ में आई है क्या? यानी कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है? तो भूसंधियों से हुआ है। किसके अनुसार? कोबर के अनुसार। अब पुरानी से पुरानी भूसंधि की बात करें तो कौन सी है जी? ये टेथिस सागर है। अब टेथिस सागर के दोनों किनारे कौन से? ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब इनमें जब संपीड़न बल लगता है तो उसके कारण ऊपर तो कौन से पर्वत बन गया है? कुनलुन पर्वत बन गया है। नीचे कौन सा बन गया है? हिमालय बन गया है। प्रश्न आता है तिब्बत का पठार उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? मध्य पिंड का उदाहरण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न है आता ही आता है। फिर बात करें तो ये संरचना देखिए बहुत लंबी चौड़ी है। यानी कि ये गोंडवाना लैंड है, कहां तक फैला हुआ है? उत्तरी अमेरिका वहां तक। यानी बात की बात कर रहे हैं तो ये पूरे में क्या बनी है? पर्वत श्रृंखलाएं बनी है। वैसे ही जैसे वर्ल्ड के मैप पे चलते हैं, वर्ल्ड के मैप के बात करेंगे। ये वाला एक और ऐड किया था ना हमने, एक मैप और नहीं था क्या? अरे एक और था भाई, एक मैप मैंने भी बनाया था इसमें। चलो इसमें ही कर लेंगे चाचा। ये देखो कौन से पर्वत की बात कर रहे थे? यानी कि हिमालय और कुनलुन की। वो तो कहां पे है? यहाँ पे। कहां पे है? हिमालय पर्वतमाला है। वो तो कहां पे है? यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर है। इस वाले भाग में क्या है? हिमालय पर्वतमाला है। और इसके ऊपर क्या है? तो कुनलुन पर्वत है। और इनके बीच में यहाँ पे क्या है? तो तिब्बत का पठार है। क्या चीज है? तिब्बत का पठार है। वैसे ही ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर वाला कौन सा है यहाँ पे? तो यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पे तो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। और ये नीचे वाला कौन सा है? अफ्रीका है। ये नीचे वाला कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए अफ्रीका वैसे ही सेम टू सेम नीचे यहाँ पे तो क्या पाई जाती है? एटलस पर्वतमाला पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? देखिए थोड़ा ऊपर है इसमें। कहां पे? तो यूरोप में। अब यूरोप में थोड़ा दिख नहीं रहा। यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है? आल्पस पर्वतमाला है। और बीच में ये बहुत बार आगे चर्चा आने वाली है। यानी कि आप कोई भी सेमेस्टर की तैयारी करो ये वाला बात ध्यान में रखना है। क्या है यहाँ पे? बहुत बार बताया आपको। क्या चीज है ये? क्या है ये? यहाँ पे क्या है? ये वाला ये क्या है? भूमध्य सागर। क्या है ये? भूमध्य सागर। जो राजस्थान में या भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तो किसके कारण होती है? इस भूमध्य सागर से ही होती है। ठीक है। अब ये भूमध्य सागर प्रश्न आएगा आपके। भूमध्य सागर उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? मध्य पिंड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मध्य पिंड का या स्वासीन वर्ग का उदाहरण है। क्योंकि नीचे भी क्या बन गई है? एक पर्वत वाला बन गई है। ऊपर भी क्या बन गई है? एक पर्वत वाला बन गई है। और बीच वाला भाग क्या रह गया है? अप्रभावित रह गया है। और ये मध्य भूमध्य सागर या फिर इसको बोलते हैं रूम सागर। क्या बोलते हैं? रूम सागर। यानी भूमध्य सागर या रूम सागर किसका उदाहरण है? तो मध्य पिंड का उदाहरण है। 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो याद रखने हैं। एक तो क्या है? ये तिब्बत का पठार है। यानी कि तिब्बत का पठार है वो किसका उदाहरण है?
तिब्बत का पठार, ये उदाहरण किसका है? तो मध्य पिंड है। एक तो मध्य पिंड ये है, दूसरा मध्य पिंड कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब देखो ये सारे के सारे क्या थे? ऐसे, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था, ऊपर वाला अंगारा लैंड था। अब इनमें संपीड़न बल यानी कि आमने सामने बल लगाया, उसके कारण जो मलबा था 33 सागर, ये बहुत लंबा चौड़ा था। ठीक है, उसके कारण जो मलबा था उसमें क्या पड़ गए? मोड़ पड़ गए। और ये पर्वतमाला ना छोटे 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 रूप में आपस में मिल जाती है। ठीक है, यानी वर्ल्ड में जो पर्वतमालाएं पाई जाती है आपस में कुछ ना कुछ संबंध पाया जाता है। जैसे और की बात करूं मैं, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और की बात करूं तो इधर आइए, देखिए जैसे यहाँ पे पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है? आपको बताया यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है? रॉकीज है। कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला है। और किस में है? तो कनाडा, अमेरिका, इनमें है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब यहाँ पे कौन सी है? ये पूरी है आपस में जुड़ी हुई है। और नीचे भी एक पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, यानी विश्व की सबसे लंबी तो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। तो ये भी आपस में संबंध है इनका। ठीक है, तो अब ये भाग है पूरा का पूरा आपस में चिपका हुआ था। पहले क्या था? पेंजिया था। ये सारा का सारा आपस में क्या था? एक था। और फिर क्या हुआ है? दो प्रकार के बल लगे हैं। एक तो पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए ज्वारीय बल कार्य किया है, एक उत्तर की ओर विस्थापन के लिए कौन सा बल कार्य किया है? तो गुरुत्व बल कार्य किया है। उसके कारण कुछ भाग है वो ऊपर चले गए हैं, कुछ भाग है वो पश्चिम में चले गए हैं। इसके कारण महाद्वीपों का क्या हो गया था? विस्थापन हो गया था। यही किसका सिद्धांत है? तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन है सिद्धांत है। और सारे सिद्धांत है वो आपस में एक दूसरे से क्या है? संबंधित है और जुड़े हुए हैं। तो बात समझ में आ गई है? तो आगे मेन पेज पे चलते हैं अपने। कहां पे चल रहे थे? यहाँ पे थे क्या? तो ये चीज समझ में आ गई है सारी की सारी। यानी कि याद क्या रखना है? ये तिब्बत का पठार किसका उदाहरण है? तो मध्य पिंड का है। 33 सागर किसका उदाहरण है? तो भूसंति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूसंति का। ये प्राचीन भूसंति है, सबसे पुरानी भूसंति है। 33 सागर भूसंति का उदाहरण है। फिर मध्य पिंड का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक तो कौन सा? तिब्बत का पठार, दूसरा भूमध्य सागर या फिर जिसे बोलते हैं रूम सागर। अब अपने मेन बात पे चलते हैं, ये वाले। ठीक है, यही चीजें थी। यानी कि मध्य पिंड कहते हैं कौन से भाग को? अप्रवाहित भाग को मध्य पिंड कहते हैं। यानी अप्रवाहित भाग को क्या कहते हैं? मध्य पिंड कहते हैं। या मध्य पिंड का क्या नाम है? स्वासीन वर्ग। दोनों नाम मिल सकते हैं, यानी मध्य पिंड भी मिल सकता है या फिर स्वासीन वर्ग भी मिल सकता है। फिर आगे क्या बात है? जब संपीड़न बल सर्वाधिक सक्रिय होता है, मतलब बहुत तेज गति से बल लगता है, तो भूसंति का मलबा, समस्त मलबा क्या है? ऊपर उठ जाता है। वो पहले चर्चा कर चुके हैं। और दो पर्वत नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे? एक ही बनेंगे। ठीक है, फिर आगे कभी कभी है अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की गिरवा। अरे ये चीजों देखो थोड़ी सी बता देते हैं क्या बात है इसमें। वलन की गिरवा, गिरवा का मतलब क्या होता है जी? गर्दन। यानी कि जब बल अधिक लगता है तो इसकी गर्दन टूट जाती है, और टूट के क्या होता है जी? दूसरी जगह जाके गिर जाती है। तो गिरने का मतलब गिरवा, गिरने का मतलब है गिरवा, यानी कि गर्दन। और गर्दन क्या हो गई? गिरवा का मतलब तो हो गया गर्दन। ठीक है, ये देखिए यहां पे है कभी कभी अत्यधिक संपीड़न के कारण, यानी कि बहुत ज्यादा संपीड़न होता है तो क्या होता है? जो ये मोड़ पड़े हुए हैं, वलन पड़े हुए हैं, अब बहुत ज्यादा संपीड़न होगा तो या टूट गई, दूसरी जगह जाके क्या होगी? गिर गई। ठीक है, तो कभी कभी अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की गिरवा, गिरवा मतलब इसकी गर्दन। अब ये इसकी क्या है जी? गर्दन है। अब गर्दन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब गिरवा टूट कर दूसरे वलन पर चढ़ जाती है, यानी कि दूर खड़ी जाके दूसरे वलन पर जाएगी, गिर जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? गिरवा खंड। खंड का मतलब टुकड़ा। और किसका टुकड़ा? गर्दन का टुकड़ा। और किसकी गर्दन का? तो पर्वत की गर्दन का या फिर वलन की गर्दन का। यानी वलन का एक भाग है वो टूटकर है वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गिरवा खंड कहते हैं। समझ में आ गई बात है? वो किसके कारण होता है? तो अत्यधिक संपीड़न बल के कारण होता है। अब ये देख लीजिए जो सारी चर्चा करी है वही है। ठीक है, मान लो ये क्या है? एक भूसंति है, ये दोनों और क्या है? इसके किनारे हैं। अब किनारों में ये किनारे क्या कहलाते हैं? तो कैट्रोजन कहलाते हैं या अग्रदेश कहलाते हैं? ये प्रश्न आ सकता है। तो एक नंबर देखिए, इससे प्रश्न आ ही आएगा। इस जो चित्र में दे रखी है बातें, उससे प्रश्न आना कन्फर्म है, महत्वपूर्ण है। यानी किनारों को क्या कहते हैं? कैट्रोजन या फिर अग्रदेश कहते हैं, दोनों ओर के किनारे।
ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये सिंपल भाग था, यानी कि मिट्टी जमा होती जा रही थी, अब जमा होके काम पूरा हो गया, यानी भूसंति पूर्णतः क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब इसमें क्या संपीड़न बल लगता है, ये देखो इधर से लग रहा है और ये इधर से लगता है, यानी कि संपीड़न का मतलब समझ रहे हो क्या, यानी कि आमने सामने जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। और अगर विपरीत दिशा में बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। दो प्रकार के जो बल है क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं, एक तो आमने सामने बल लगता है तो वो कौन सा है, संपीड़न बल है, ठीक है। अगर विपरीत, विपरीत मतलब दूर, यानी कि दूर जा रहा है, टेंशन हो रही है, यानी कि दो बातें हैं, यानी कि एक इधर जल खींच रही है, एक इधर खींच रही है, तो क्या हो गई है, टेंशन हो गई है। टेंशन को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो दूसरा बल कौन सा होता है, तनाव। तो ये कौन सा बल है, संपीड़न बल है। कैसे लग रहा है, आमने सामने कार्य कर रहा है, तो वो कीचड़ को नहीं हो गए, आमने सामने बल लागने के कारण वो कीचड़ के हो जाएगो, ऊपर उठ जाएगो, वो कीचड़ के हो गयो भाई, ऊपर उठना प्रारंभ हो जाए, वो कीचड़ है वो ऊंच चले गए, ठीक है। और बल है वो सक्रिय कहां पे है, तो किनारों पर है, इसके कारण किनारे क्या है, ऊपर उठते हैं, किनारे क्या हो गया जी, ऊपर उठ गया, ठीक है। बोल सारो कीचड़ ले लियो, ठीक है। अब मैंने दोनों का नहीं है, धक्को मारियो, धक्को मारूंगा तो जो साइडों में भाग है वो क्या हो जाएगा, भाई में मोड़ पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इया क्या पड़ेगा, मोड़ पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्या है, मोड़ ही है, मोड़ को क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। और मोड़ को वलन कहते हैं। तो पर्वत कौन से हैं, ये वलित पर्वत है, वलन से क्या बन गए हैं, वलित पर्वत बन गए हैं। अब दोनों किनारों पर जो पर्वत बने हैं उसे क्या कहते हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या प्रश्न आ सकता है, यानी कि दोनों किनारों पर दो पर्वतों का निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो रेंड केटन। ये भी रेंड केटन और ये भी कौन सा, रेंड केटन। अब नाम बहुत खतरनाक है लेकिन है कुछ नहीं, क्या है, दो पर्वत हैं, दोनों किनारों में पर्वत बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेंड केटन कहते हैं, ठीक है। अब बीच का भाग है वो सुन्नो पड़ी हुए, वह पर कोई प्रभाव को नहीं पड़ी हो, तो एन के बोले जी स्वासीन वर्ग, या तो स्वासीन वर्ग बोल देंगे या फिर क्या कह देंगे, मध्यपिंड कह देंगे। उदाहरण बताई दिया आपको, मध्यपिंड का उदाहरण तिब्बत का पठार और भूमध्य सागर, ये दो किसके उदाहरण है, तो मध्यपिंड के उदाहरण है। अब इन चित्रों बारे प्रश्न को नहीं आओ, या तो शुरू में बताई बात कोबर सिद्धांत की शोधियो, भूसंति ने के बोले, पर्वताओं को पालनो बोले, या फिर इनसे बाहर प्रश्न नहीं वाला। यानी कितने प्रश्न बनते हैं, एक तो भूसंति सिद्धांत किसका है, कोबर का सिद्धांत है। फिर कोबर ने सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था, तो 1923 में प्रतिपादित किया है, 1923 ध्यान में रखना है। फिर भूसंति में, भूसंति को क्या कहते हैं, तो पर्वतों को पालनियों कहते हैं, पर्वतों पालन, यानी पर्वतों का पालना कहा जाता है, ठीक है। दो इंपोर्टेंट प्रश्न वो हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, प्राचीन से प्राचीन भूसंति बुझले तो कौन सी है, 33 सागर है, ठीक है। 33 सागर में अब आगे बात करें तो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो दोनों कठोर किनारे क्या कहलाते हैं, केट्रोजन या अग्रदेश कहलाते हैं। दोनों और दो पर्वत बन जाओ है, बन के बोले रेंड केटन बोला है, और बीच को भाग हुआ है बन के बोले मध्यपिंड बोले, ठीक है। अब मध्यपिंड का उदाहरण कितना है, तो दो ही उदाहरण है, कौन कौन सा, एक तो तिब्बत का पठार और दूसरा भूमध्य सागर या फिर रूम सागर भी मिल सकता है। अब इससे बाहर है कोई प्रश्न है, इसमें कोबर के सिद्धांत से नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई सारी, बस मेन बातें आ चुकी है, वही बातें हैं जो चर्चा करी है, वही बातें आ रही है। अब क्या खास बात और रही है तो अपने थोड़ा देख लेते हैं। देखिए वही 33 भूसंति जो बताया था ना अभी आपको उदाहरण, वो चीजें हैं। यानी कि 33 भूसंति के उत्तर में क्या है, यूरोप है। यानी 33 भूसंति यानी 33 महासागर की बात चल रही है 33 महासागर में उत्तर में देखो बहुत लंबा चौड़ा था, ठीक है। यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो किससे बना था, तीन ही तो चीजें थी, कौन सा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, तीन तो चीजें हैं। पहले तो दो ही चीजें थी, यानी कि पेंजिया था और पैंतालासा था, बाद में तीन हो गई, क्या हो गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, और 33 सागर। अब तीनों से ही बने हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि भारत की कहो तो यूरोप की कहो, कहीं के भी बात करो, ठीक है। अब 33 भूसंति के उत्तर में क्या है, यूरोप, यानी भूमध्य सागर के उत्तर में क्या था, यूरोप था, तो उत्तर में क्या हो गया जी, यूरोप, ठीक है। यूरोप का स्थल भाग, दक्षिण में अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था, एटलस पर्वत वाला कॉमेडी, ठीक है। तो दोनों किनारों पर क्या बनता है, दो पर्वत श्रेणियां क्रम से आल्पस, यूरोप में तो किसी बताई था ने आल्पस, भूमध्य सागरों ऊपर, और नीचे किसी बताई भाई अफ्रीका में एटलस, तो दो पर्वत वाला बनती है,
ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए हैं? कैट्रोजन के, सॉरी, किसके उदाहरण हो गए? रेड कटन के उदाहरण हो गए हैं। फिर मध्य में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। वो दिमाग में फिट कर लियो, वो पूरी पृथ्वी के है, बीच में है, नाम के पड़ गयो भूमध्य सागर। पूरी भूमि के है, बीच में है, इनका नाम के है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की चाबी कहने के है जिब्राल्टर जल संधि ने कहे, वो आगे पढ़ा। ठीक है, अब देखिए मध्य पिंड या फिर स्वासीन वर्ग। अब मध्य पिंड या स्वासीन वर्ग किस कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। सिंपल सी बात है, जहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ऊपर पर्वत बन गया है और नीचे भी पर्वत बन गया है, और बीच में जो मध्य पिंड था कौन सा? भूमध्य सागर, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आज भी वो मौजूद है। फिर आगे बात करें, इसी प्रकार भारत में क्या कौन सा? हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत, ओकट है, चीन में है। ठीक है, अब मैं बीच में किसको पठार है? तो तिब्बत का पठार, यो भी किसको उदाहरण है? मध्य पिंड का उदाहरण है। ठीक है, अब पर्वत निर्माण, ये संचलन कौन सा है? क्षैतिज, यानी कि धरातल के समांतर लगता है, क्षैतिज संचलन कहलाता है। बाकी कोई खास बात है नहीं, सारा यही चीजें हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी किसका सिद्धांत है? कोबर का सिद्धांत। तो जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए भी, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इससे। तो लगभग कितने प्रश्नों की चर्चा हुई है? तो 10-12 प्रश्नों की चर्चा हुई है, उनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, यानी कि कहीं और से प्रश्न नहीं आने वाला, इस सिद्धांत से प्रश्न आएगा, और आएगा पक्का, आएगा पक्का, कन्फर्म है। जो आपको मॉडल पेपर दिया था उसमें भी चीजें थी। ठीक है, तो अब बताइए वो चीजें इसमें है, जैसे हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि प्राचीन समय में जैसे हिमालय कैसे बना है, कौन सा सागर था? टेथिस सागर के उत्तर में कौन सा भाग? आ कौन पढ़ना के? पहल पोत ए कौन लिखांगे? ए, फिर बाद में नीचे आओ वो रड़ंगो। ठीक है, तो पहले डो ए आरो इकट्ठा आओ भाई, ऊपरी ऊपर है बिन केवल है, अंगारा लैंड बोले, सिंपली बात है। और ए के बाद में कै खे गड़े तो बाद में पढ़ना, पहला ए आई पढ़ना, तो ग के आओ बाद में आओ, ओके है नीचे, गोडवान लैंड कटा है नीचे। ठीक है, सिंपल से याद नहीं रहे तो जितने भी भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री जो रेखा है, उसके उत्तर में जितने भी महाद्वीप है वो किससे बने? किससे बने हैं? अंगारा लैंड से बने हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, एशिया जो उत्तरी एशिया का भाग है, जिसे यूरेशिया या लोरेशिया कहते हैं, तो वो सारा का सारा भाग है किससे बनना है? अंगारा लैंड से बना है। अब दक्षिण में बात करें तो इंडिया आ गया, कौन सा आ गया? ऑस्ट्रेलिया आ गया, दक्षिण अमेरिका आ गया, अफ्रीका आ गया, किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से बने हैं। ठीक है, तो नीचे के जो सारे के सारे महाद्वीप हैं, यानी वर्ल्ड के मैप में, जैसे दिखा देता हूं, दोबारा बता देता हूं भाई, ये मेन चीज है, ये लो जी, पहले तो इसको डिलीट करो सारे को। अब देखिए अंगारा लैंड से क्या बना है, गोंडवाना लैंड से क्या बना है। तो पहल पोत तो के की बात करा, अंगारा लैंड, यानी कि अंगारा लैंड, ऊपर आएगा अंगारा लैंड। ठीक है, अब इस अंगारा लैंड से कौन कौन से भाग बने हैं? तो ये तो कौन सा है? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा का पूरा क्या है? उत्तरी अमेरिका, ये अंगारा लैंड से बना है। फिर यहाँ पे कौन सा है? तो यूरोप है, कौन सा है? यूरोप बना है, ये उत्तरी अमेरिका बना है, यानी कि पहला तो कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया है, और दूसरा कौन सा हो गया है? यूरोप हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये एशिया वाला भाग, कौन सा भाग? एशिया वाला भाग। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ये कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो ये सारे के सारे किससे बने हैं? अंगारा लैंड से बने हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम मैं लिख देता हूं, क्या क्या नाम आ गया इनका। तो ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये यूरोप, और ये वाला तो एशिया। और एशिया में भी कौन सा एशिया है? तो इसे बोलते हैं लोरेशिया, यानी कि उत्तरी एशिया का भाग आ गया। अब दूसरा कौन सा बताया आपको? गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड से क्या बना है? तो गोंडवाना लैंड से बात करें तो नीचे वाला क्या है? गोंडवाना लैंड है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। अब गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना है? तो ये ले जो, ये कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका, वो तो बड़ा हो गया ना, दक्षिण अमेरिका। और ये कौन सा?
अफ्रीका, फिर बात करें इधर वाला कौन सा, तो भारत, और यहाँ पे छोटे मोटे द्वीप है वो सारे आ जाएंगे। और क्या हो गया जी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, इसमें शामिल है। किससे बने हैं, तो किससे बने हैं, गोंडवाना लैंड से। अब एक यहाँ पे द्वीप है, ये क्या है, मेडागास्कर है। कौन सा गास्कर है, मेडागास्कर। मेडागास्कर, अब मेडागास्कर भी किससे बना है, तो इसी गोंडवाना लैंड से बना है। बात समझ में आ गई है सारी की सारी। और बीच में क्या पाए जाते हैं, जो पर्वत बने हैं या फिर जो मध्य पिंड के उदाहरण है वो कहां पे है, दोनों के बीच में है। तो ये क्या चीज है, कोबर का सिद्धांत है, यानी कि मध्य पिंड वगैरह इनके बारे में। तो लास्ट में चल रहे थे ना अपने ये वाला। अब देखिए टेथी सागर के उत्तर में क्या था, टेथी सागर था, उसके उत्तर में तो अंगारा लैंड था, ठीक है, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड। और ये किसके उदाहरण थे, तो किसके उदाहरण थे, ये सारे के सारे अग्र देश के रूप में थे, यानी कि गोंडवाना लैंड और ये दोनों के दोनों क्या थे, अग्र देश के रूप में थे। और इयोसीन युग में दोनों आमने सामने क्या है, सरकने लगे, और जिस कारण टेथी सागर के दोनों किनारों पर तल छटके में वलन पड़ने से उत्तर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में कौन सा, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो सारी चर्चा कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिए। तो ये किसका सिद्धांत था, कोबर का सिद्धांत था, ठीक है। और कोबर क्या मानता है, पहले तो भूसंति का क्या होता है, निर्माण होता है। और सबसे पहले भूसंति, प्राचीन से प्राचीन भूसंति पूछ ले कौन सी थी, तो कौन सी थी, टेथी से सागर थी, ठीक है। समझ में आ गया सारा कोबर का सिद्धांत है। अब आगे चलते हैं ओथर होम्स का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। अब ओथर होम्स का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ओथर होम्स का 7 तरंग सिद्धांत है, क्या नाम है, 7 तरंग सिद्धांत है। अब देखिए इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन बढ़ना है तो कोबर वाले से, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो सारी चर्चा थोड़ी सी अपने कर लेते हैं, क्या है जी इसके सिद्धांत के अंदर। तो देखिए जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे रेडियो सक्रिय पदार्थ। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ। कौन से, रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इनसे क्या होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों से क्या होता है, विकिरणें निकलती है। अब कौन सी विकिरणें निकलती है, तो संवहन विकिरण निकलती है। कौन सी, संवहन, तरंगे कहते हैं, विकिरणें कहते हैं, तरंगे कह देंगे ये लोग, तरंगे। तो संवहन तरंगे निकलती है, ठीक है। अब ये संवहन तरंगे जब धरातल के ऊपरी भाग से टकराती है तो उस ऊपरी भाग को दूसरी दिशा में क्या है, प्रभावित करती है, यानी कि बल लगाती है। मान लो ये धरातल का ऊपरी भाग है, ये क्या है, धरातल का ऊपरी भाग है, और नीचे से क्या आ रही है, संवहन तरंग आ रही है। जैसे इस कठोर भाग से टकराती है तो वो मुड़ जाती है, और जिस ओर मुड़ेगी तो ऊपर का जो भाग है या ऊपर की जो प्लेट है उस ओर ही क्या करेगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। जैसे ये इधर आ रही तो इधर चली गई है, अब एक और इधर से आ रही है तो वो इधर चली जाती है। तो एक भाग है वो तो इस ओर बल लगाएगा, दूसरा भाग है इस ओर बल लगाए, यानी इधर जाएगा। तो इसी को कौन सा बल कहते हैं, अभी चर्चा करी थी, कौन सा बल है, तनाव। की आ गई है, टेंशन आ गई, कौन सी आ गई है, टेंशन, यानी कि तनाव आ गया है। तो एक तो इधर जा रहा है, इधर खिसकने का प्रयास कर रहा है, और एक इधर खिसकने का प्रयास कर रहा है। तो इसके कारण इस भाग में क्या है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गड्ढा प्रारंभ होता है, फिर पूरा गर्त बन जाता है, और उस गर्त में क्या है, फिर जल भर जाने से क्या बन जाती है, भूसंति बन जाती है, ठीक है। भूसंति बन गई है, फिर वही प्रक्रिया भूसंति में क्या होता है, धीरे धीरे अवसाद जमा होता है और ये कीचड़ से भर जाती है, और कीचड़ से भरने के बाद में ये जो तरंगे निरंतर चल रही है, ठीक है। अब इन तरंगों की गति के कारण कभी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, वलन या फिर मोड़ पड़ने लगते हैं, और वलित पर्वतों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसके सिद्धांत का नाम क्या है, तो संवहन तरंग सिद्धांत है। कौन सा तरंग सिद्धांत है, संवहन तरंग सिद्धांत है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब संवहन तरंगे चलती किससे है, तो एक बात ये याद रखनी है, रेडियो सक्रिय
पदार्थों से। अब रेडियो सक्रिय पदार्थ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलते हैं, वो ज्यादा गहराई में कम मिलते हैं, ऊपर वाले भाग में क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या चीज है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ पहले से क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद है, आज भी पाए जाते हैं। उनसे क्या निकलती है, 7 तरंगे निकलती है। वो तरंगे जिस दिशा में मुड़ जाती है, ऊपर का भाग है उसी दिशा में क्या करता है, गति करता है या गमन करता है। जैसे प्लेट विवर्तनी के बारे में आपने सुना है, प्लेट विवर्तनी की, चलो प्लेट विवर्तनी की क्या है दिखा देता हूं, प्लेट विवर्तनी क्या है। और प्लेट विवर्तनी की बात करें, प्लेट विवर्तनी की क्या है जी, प्लेट विवर्तनी की ये लो जी, प्लेट विवर्तनी की ये क्या है, ऐसी प्लेटें हैं। स्थल भाग किन से बना हुआ है, प्लेटों से बना हुआ है। ये प्लेटें हैं, ये 2 प्लेट है, वो कैसे गति कर रही है, आमने सामने गति कर रही है। ठीक है, उसके कारण यहाँ पे क्या पड़ रहा है, मोड़ पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, मोड़दार परतों की उत्पत्ति होती है। अब ये विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो नीचे से क्या आएगा, मैग्मा ऊपर आएगा, ऊपर आकर यहाँ पे क्या है, जम जाता है, जिसके कारण कोई कटंक वगैरह या नए द्वीपों का क्या होता है, निर्माण होता है इस कंडीशन में। तीसरी है संरक्षित किनारा, यानी 3 प्रकार के किनारे होते हैं प्लेटों के, आपको पता ही है। प्लेटों के किनारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला वाला कौन सा है, ये पहला वाला कौन सा है, तो आमने सामने, यानी कि क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। अरे 2 आमने सामने टकरा जो है तो कि एक्सीडेंट को नहीं होगी। अब एक्सीडेंट हुआ मैंने क्या बोला, विनाश हो गया, तो इसका नाम क्या है जी, विनाशात्मक, विनाशात्मक किनारा। कौन सा किनारा, विनाशात्मक किनारा। अब दूसरा किनारा क्या है, दूसरा किनारा कौन सा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो नीचे से क्या आ जाता है, मेघमा आ जाता है, और मेघमा आकर नई संरचना का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। अब नई संरचना का निर्माण करता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यानी कि 2 प्लेटें जब विपरीत दिशा में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा। कौन सा, रचनात्मक किनारा। क्या हो रही है, रचना हो रही है, कोई निर्माण हो रहा है नया, तो इसलिए क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा। अब अट्ठे ना तो निर्माण हुआ है ना एक्सीडेंट हुआ, की होनी है, तो क्या भगो, संरक्षित किनारा। ठीक है, अब संरक्षित किनारे पर एक प्लेट है, वो इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, तो अगल बगल से क्या हो रही है, खिसक रही है। अब खिसकने के कारण क्या होता है, तो छोटी मोटी दरारें वगैरह आ जाए, धरातल पर क्या आ जाती है, दरारें पड़ जाती है या चटकने पड़ जाती है। तो ये कौन सा किनारा है, संरक्षित किनारा। कौन सा किनारा है, संरक्षित किनारा। यानी किनारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किनारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला विनाशात्मक, यानी कि प्लेटें हैं, 2 प्लेटें आमने सामने टकराती है, और इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा। और ये अपसारी, यानी कि दूर जा रही है, तो रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, तीसरा कौन सा है, संरक्षित किनारा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, किनारे होते हैं। देखिए आंतरिक भाग में चट्टानें कैसी अवस्था में है, आग बलेट है, आग आग आके आग है। ठीक है, ये क्या है, आग है, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, और कैसी अवस्था में है, तो पिघला हुआ है, यानी कि जो लावा निकलता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है, और इसकी गहराई कितनी है, तो 100 किलोमीटर है, जो पीछे पड़ चुकी है। समझ में आई बात। अब देखिए यहां से तो तरंगे चलती है, जैसे ऐसे तरंगे चलेगी, ऐसे तरंगे चल रही है, और इधर इसके भाग से टकराएगी। अब टकरा कर इधर मुड़ जाती है, ठीक है, तो ये प्लेट इधर गति करेगी। अब जैसे ही ऊपर आई 7 तरंग, किसकी बात चल रही है, 7 तरंग की, और इस भाग से टकराई इधर मुड़ जाती है, तो ये प्लेट है वो इधर गति करेगी। तो इन प्लेटों की गति के लिए भी कौन सा उत्तरदायी है, 7 तरंगे उत्तरदायी है। और 7 तरंग सिद्धांत किसका है, तो होम्स का है। किसका है, होम्स का। वो होम्स ने पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। एक का नाम है क्रस्ट और दूसरे का नाम है अधस्तर, यानी कि मेंटिल। अब अधस्तर, अधस्तर या फिर सबट्रेटम। अब अधस्तर या सबट्रेटम है वो कौन सी है, ये वाली अधस्तर है, वो कैसी है, पिघली हुई। ठीक है, तो यहां से क्या होती है, उसकी शुरुआत होती है। बात समझ में आ गई सारी, दो मेन चीज में। अब एक चित्र ये भी है, यानी कि ऊपर वाली क्या है, ये क्या चीज है, क्रस्ट। ये क्या हो गया, क्रस्ट है, और ये ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट आपको पता ही है। तो ऊपर वाली ये क्या हो गई है, क्रस्ट हो गई। कौन सी, क्रस्ट हो गई है। अब जैसे ही क्रस्ट खत्म होती है तो ये वाली कौन सी है, तो मेंटिल है। अब मेंटिल में क्या है, ऊपरी भाग में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, और नीचे वाला क्या है, कोर है, जिसे क्रोड बोलते हैं। तो 3 क्या पाई जाती है, गिरी सी काट लिखेंगी पृथ्वी की। ठीक है, तो ये कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं।
सब आपको बताया है। और बात करें तो ये है वो मैग्नर वाला, बात कर रहे थे वेगनर की क्या चीजें हैं। तो देखिए सारा का सारा पहले क्या था, एक ही पेंजिया था और उसका क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। जैसे यानी कि ये सारा का सारा पहले क्या, एक भाग था, जिसको नाम क्या दिया था वेगनर ने, पेंजिया नाम दिया था। लेकिन बाद में क्या हो गया, इनका विभाजन हो गया। जैसे देखो दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है, ठीक है, यानी ये लिखा हुआ है बाद में। देखो दक्षिण अमेरिका नाम है, उत्तरी अमेरिका तो है नहीं, वो तो हो गया है इससे अलग होकर बाद में बना है। अब प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पे मुख्य, यानी कि जो जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप है किस मुख्य भूमि से अलग हुए माने जाते हैं, तो कौन सी है रे, अफ्रीका है। समझ में आई बात, यानी बात है वो किससे अलग होकर बना है, अफ्रीका से अलग हो गए। ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, किससे अलग होकर बने हैं, अफ्रीका से अलग हो गए। प्रश्न आएगा, इस प्रकार का प्रश्न आता है। यानी कि जो पेंजिया था उसका मुख्य भाग कौन सा है, अफ्रीका है। पेंजिया का मुख्य भाग क्या है, अफ्रीका है। प्रश्न पूछ ले पेंथालासा का मुख्य भाग कौन सा है, तो कौन सा, प्रशांत महासागर। यानी कि बचा हुआ जो जल था उससे क्या बन गया, एक सागर बन गया जिसका नाम क्या था, प्रशांत महासागर। ये सारे एक जगह थे। देखिए ये उत्तर की ओर खिसक गया और ये नीचे यहाँ पे है, तो ये कि नीचे की ओर यहाँ तक चला गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया फिर इधर चला गया है। सारों ने क्या है, गति की है। यानी कि इनका क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। विस्थापन का मतलब गति करके दूसरे स्थान पर जाना, विस्थापित होना। अब कोई चीज है चलकर दूसरे स्थान पर चली जाए उसको क्या बोलते हैं, साइंस में विस्थापन बोलते हैं। तो इनका क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। वही सिद्धांत कौन सा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब देखिए ये आपको बताया, ये वनस्पति कौन सी, मेसोसोर मछली है, मेसोसोर मछली है, जो इसका प्रमाण है आज भी इनके किनारों पर क्या है, सब किनारों पर है वो मेसोसोर मछली पाई जाती है। तो वो किसका प्रमाण है, वेगनर के सिद्धांत का प्रमाण है। फिर ये देखो ये प्रश्न आ सकता है, ग्लेसोपट्रिस वनस्पति, आपको बताया है ग्लेसोपट्रिस वनस्पति है, वो किसका उदाहरण है, किसका प्रमाण प्रस्तुत कर रही है, तो वेगनर के सिद्धांत का। क्योंकि इनके तटों पर क्या पाई जाती है, आज भी ग्लेसोपट्रिस वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये आपस में पहले क्या है, चिपके हुए थे, सटे हुए थे, और जिसे क्या बोलते हैं, जिग्सा फिट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिग्सा फिट, जिग्सा फिट बोलते हैं। यानी फिट हो गया है सारा आपस में, ठीक है, आगे ठोका पीनी करी तो क्या हो गया है, फिट हो गया है। पहला किया फिट या, और दो बल के कारण किए विस्थापित हो गया है। तो ये प्रमाण है। जैसे एक लेम्बिंग नामक जंतु है जो आज भी कैसे ऊपर की ओर भाग रहा है, और आज भी है वो। जैसे पहले तो मान लो स्थल भाग था वहां पे, आज वहां पे स्थल भाग नहीं है, क्या है, जल भाग है। इसके कारण वो भागता भागता कहां पे गिर जाता है, समुद्र के अंदर गिर जाता है। तो उसके बारे में भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किससे रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब वो इसमें ये ऐसी संरचना है, नीचे क्या है, ऐसी संरचना है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अब जैसे ही संतुलन बिगड़ जाता है तो ये मेघमा क्या है, बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो ये सारे के सारे आपको बताए हैं। तो अपने चलते हैं किसमें, रेडियो सक्रिय पदार्थ वाले सिद्धांत के अंदर। किसकी बात है ये, तो होम्स की। पहले प्रश्न क्या बनता है, यानी कि होम्स के सिद्धांत का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसके सिद्धांत का, तो उत्तर होम्स ने सिद्धांत दिया कब था, कोपर ने तो 1923 में दिया है, लेकिन उत्तर होम्स ने अपना सिद्धांत वो कब दिया है, तो उत्तर होम्स ने अपना सिद्धांत है वो 1928-29 में दिया है, ठीक है, 1928-29 में। और नाम क्या है, सेवन तरंगे सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, सेवन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने मंडलों में बताया है, दो मंडल बताए हैं। एक तो कौन सी, क्रस्ट बताई है, और दूसरी क्या बताई है, सबस्ट्रेटम बताई है, या फिर अधस्तर बताई है। अब क्रस्ट किससे बनी है, तो ये बहुत बार प्रश्न आता है, क्रस्ट किससे बनी है, तो किससे बनी है क्रस्ट, तो क्रस्ट का निर्माण है वो दो से हुआ है। कौन सी, एक तो सियाल आ गई, क्या आ गई है, आ गई है सारी, और दूसरी क्या आ गई है, तो क्या आ गई है, ऊपरी, ऊपरी सीमा। समझ में आ गई बात, समझ रहे हो, यानी सीमा का कौन सा भाग, ऊपरी ऊपरी भाग शामिल किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रस्ट। अब बाकी कौन सी बच गई, निचली सीमा और निफे, उनसे क्या बना है, ये सबस्ट्रेटम में बना है, जिसे अधस्तर कहते हैं, ठीक है। और सारे के सारी जो संरचनाएं है वो किसमें क्या कर रही है, ये क्रस्ट है वो अधस्तर में तैर रही है, या फिर शियाल कहूं किस पे तैर रही है, सीमा पर तैर रही है। तो ये बात है, क्योंकि
नीचे है वो चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है, तो उसके ऊपर तैर रहा है। और तैरने का कारण आपको पहले बताया किसके कारण है, घनत्व की अधिकता के कारण। आगे चलिए, क्रस्ट की संरचना सियाल से तथा अधस्तर की संरचना, यानी क्रस्ट की संरचना किससे, सियाल से, या सियाल के बाद में कुछ भाग किसका आता है, सीमा का, और अधस्तर की संरचना सीमा से हुई मानेंगे। सीमा का भी कौन सा भाग है, निचला भाग। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। और खास खास बातें चलते हैं, खास क्या बात है इसकी। अब खास बात तो यही है, 7 तरंगे चलती हैं, यही खास बात है। देखिए आगे क्या लिखा है, यानी कि प्राय 7 तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल की ओर ऊपर की ओर गति करती है। तो आपको ये दिखा दिया यहाँ पे, ऐसे गति करती है, चलती है। जिस स्थान पर 2 7 तरंगे अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है, वहां पर तनाव उत्पन्न होता है। तो यही चीज बताइए, यही तनाव बताया आपको, यानी एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। तनाव उत्पन्न होने के कारण स्थल खंडों में क्या होता है, विभाजन होता है, तथा बीच वाले भाग में जल भर जाने से सागर का निर्माण होता है। यानी कि किसका निर्माण हुआ, यहाँ पे भूसंति का निर्माण होता है। किसका निर्माण, सागर बन गया है, और सागर में धीरे धीरे मिट्टी जमा होगी, और साथ जमा होगा तो क्या बन जाएगा, भूसंति का निर्माण हो जाएगा। तो भूसंति का निर्माण इस प्रकार से होता है। ठीक है, सतल भाग का विभाजन होकर 2 विपरीत दिशा में गमन करना महाद्वीपीय क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। यानी इसका विभाजन होकर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय प्रवाह कहलाता है। आगे चलते हैं। अब इसका सिद्धांत है, इसमें पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें कितने बताए हैं, 3 भाग बताए। कितने बताए हैं, 3 भाग बताए। देखो पहली अवस्था है, इसकी अवस्था पे चलते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं प्रमुख है। तो पहली अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तो भूसंति निर्माण की अवस्था है। जो पहले बताई है वो भूसंति निर्माण की अवस्था। यानी सबसे पहले क्या होता है, भूसंति का निर्माण होता है। क्या होता है, भूसंति का निर्माण होता है। होम्स के अनुसार सैवैनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है। किस रूप में होती है, चक्रीय होती है। यानी कि नीचे से किरणें आ रही है, इधर मुड़ गई है, फिर वापस नीचे मुड़ जाएगी, और इस प्रकार से क्या ये चलती है। तो किस रूप में होती है, चक्रीय होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि सैवैनीय तरंगों की क्रिया कैसी होती है, चक्रीय होती है। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है, चक्रीय होती है या क्या होती है। फिर तथा इसी के दौरान भूसंति सागर तल का क्या होता है, प्रसार होता है। यानी इस प्रक्रिया के कारण, यानी सारे आपको बताया एक दूसरे से क्या संबंधित है। तो सागर तल्ली का प्रसार, एक इधर जा रहा है भाग, एक इधर जा रहा है, यानी तनाव की कंडीशन में क्या हो रहा है, सागर तल्ली का प्रसार। यानी कि सागर में ये कंडीशन हो रही है, तो सागर का तल है, यानी कि नीचे की जो भूमि है उसमें क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, तो सागर तल्ली का प्रसार होता है। दूसरा, पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो पर्वत बनते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पर्वत निर्माण के सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। तो पर्वतों की उत्पत्ति, उत्थान होता है, यानी कि कोई भाग है ऊपर उठता है। जैसे वलन पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं, तो वो भाग ऊपर ही तो उठा है, तो ऊपर भी उड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। फिर कितनी अवस्थाएं बताई हैं, इन अवस्था के बारे में प्रश्न आ सकता है, कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। अब कौन कौन सी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। देखिए प्रथम अवस्था। अब प्रथम अवस्था क्या है, तो भूसंति निर्माण की अवस्था है। प्रथम अवस्था क्या है, भूसंति निर्माण की अवस्था है। पहली है प्रथम अवस्था, यानी कि भूसंति निर्माण की अवस्था। प्रथम अवस्था का समय काफी लंबा होता है, यानी भूसंति निर्माण में बहुत समय लगता है, इनका समय क्या होता है, लंबा होता है। जिसके अंतर्गत 2 केंद्रों से आने वाली वही सैवैनीय तरंगे हैं, वो एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सर्किल चलता रहता है, तो ऊपर क्या बन जाती है, भूसंति का निर्माण हो जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, अब एक इधर चल रही है, दूसरी इधर चल रही है, तो 2 प्रकार की तरंगे हैं। एक इधर आकर नीचे मुड़ रही है, दूसरी इधर आ रही है तो फिर नीचे मुड़ रही है। तो ये तीव्र गति से जब चलती है तो किसका निर्माण हो जाता है, ऊपर यहाँ पे एक भाग पे किसका, भूसंति का निर्माण हो जाता है। तो कोबक के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है, भूसंति निर्माण की अवस्था है। द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो द्वितीय अवस्था में पर्वतों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। पहले में क्या होता है, भूसंति का निर्माण होता है। प्रश्न आ सकता है
पहली अवस्था में, कोबर के अनुसार पहली अवस्था में क्या होता है, तो भूसंति का निर्माण होता है। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है, तो सेवनीय तरंगों की गति है वो तेज हो जाती है। सेवनीय तरंगों की जो गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कौन सी अवस्था है, द्वितीय अवस्था। और द्वितीय अवस्था में सेवनीय तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, परंतु यह अवस्था कम समय तक रहती है। पहले वाली तो सेवनीय तरंगों की गति धीरे धीरे बढ़ती है, और क्या होता है, समय लंबा होता है। इसमें अवधि तो कम है लेकिन गति क्या है, इनकी ज्यादा है। और क्या प्रभाव पड़ता है, तो भूसंति के मलबे में वलन पड़ना शुरू हो जाता है, यानी पर्वत पड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। देखिए नीचे वाला, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये चित्र, अब इसमें यहाँ पे क्या है, वलन पड़ने क्या हो गए हैं, प्रारंभ हो गए हैं। और इस सिद्धांत में ऐसा कोई ज्यादा ऐसे नहीं है कि कहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है, यानी दोनों किनारों पे होता है, मध्य में होता है, इस प्रकार की चीजें नहीं है। ठीक है, तो दूसरी अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था भूसंति निर्माण की अवस्था, दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था कौन सी है, पर्वत निर्माण की अवस्था। इसमें तरंगे की तीव्र गति चलती है, इसका समय क्या होता है, कम होता है। लास्ट तृतीय अवस्था कौन सी है, तो तृतीय अवस्था के बारे में बात करें तो तृतीय अवस्था है, उसमें इस अंतिम अवस्था में सेवनीय तरंगों का वेग पुनः क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, क्षीण होने लगता है, तथा धीरे धीरे इसकी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि पर्वत का निर्माण हो चुका है, दूसरी अवस्था में हो चुका है। और इसमें क्या है, अंतिम अवस्था में होता है, तो वो धीरे धीरे है, वो इस भाग में पर्वतों की थोड़ी बहुत ऊंचाई बढ़ती है, यानी पर्वतों का निर्माण तो दूसरी अवस्था में हो चुका है, इस अवस्था में क्या होता है, पर्वतों की केवल ऊंचाई बढ़ती है, यानी उत्थान की प्रक्रिया जारी रहती है। क्या रहता है, उत्थान की प्रक्रिया जारी रहती है, यानी कि ऊपर उठना जारी रहता है, और बाकी है पर्वत का निर्माण दूसरी अवस्था में हो चुका है। तो ये सारा का सारा किसका सिद्धांत था, होमस का सिद्धांत था। और होमस के सिद्धांत से यही प्रश्न आते हैं मुख्यतः, यानी होमस का सिद्धांत है उसका क्या नाम है, तो कौन सा है, सेवन तरंग सिद्धांत है। सेवन तरंगे किसके कारण चलती है, तो रेडियोस्क्रिय पदार्थों के कारण चलती है। किस रूप में चलती है, तो चक्रीय रूप में चलती है। सिद्धांत कब दिया गया, तो 1828-29 में दिया गया। फिर कितने चरणों में पर्वतों का निर्माण होता है, तो कितने चरणों में, होमस के अनुसार 3 चरणों में होता है। पहली अवस्था में भूसंति का निर्माण होता है, दूसरी अवस्था में पर्वतों का निर्माण होता है, और अवधि छोटी होती है, और तीव्र गति से क्या चलती है, सेवन तरंगे चलती है। और तीसरी अवस्था है, तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, तो तीसरी अवस्था में पर्वतों का निर्माण हो चुका है, केवल इस अवस्था में केवल ऊंचाई बढ़ती है। तो 3 अवस्थाएं किसके सिद्धांत में, होम्स के सिद्धांत में। फिर बात आती है, होम्स ने पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में, एक तो क्रस्ट है और दूसरा कौन सा है, सबस्ट्रेटम है। तो ये इतने ही मुख्य क्वेश्चन है जो होम्स के सिद्धांत से आ सकते हैं। अब एक और सिद्धांत अपने बच गया है, कौन सा, पर्वत निर्माण का, तो जोली का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, जोली का सिद्धांत है। अब जोली के सिद्धांत के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए ये ऐसी है पृथ्वी, कैसी है, तो ऊपर वाला क्या हो गया है, क्रस्ट हो गया, ऊपर वाला क्या है, ये क्रस्ट हो गया है। फिर ये देखो अलग अलग परतें हैं जैसे खोल के बताई गई है, और अंदर ही अंदर वाली क्या कहलाती है, कोर है या क्रोड है कहलाती है। तो ये लास्ट कौन सा रह गया अपने, लास्ट रह गया है तीन सिद्धांत है, जोली का सिद्धांत रह गया। कौन सा सिद्धांत रह गया है, जोली का। अब जोली के सिद्धांत में ज्यादा चर्चा नहीं है, मुख्य चर्चा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब क्या बात है जोली के सिद्धांत के बारे में, तो ये 3 ही लाइनें हैं, यही याद रखनी है। अब कौन कौन सी है, तो जोली का सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है। अब जोली महोदय ने सिद्धांत कब दिया है, तो सिद्धांत दिया 1925 के अंदर। देखिए 3 सिद्धांत आए हैं। पहले तो सबसे किसका, कोबर का। कोबर के सिद्धांत का नाम क्या था, तो भूसंति सिद्धांत था। अब इसने कब दिया है अपना सिद्धांत है, तो कब दिया, 1923 के अंदर, 1923 के अंदर, 1923 के अंदर, 23 के अंदर दिया है। फिर किसका सिद्धांत था, तो होम्स का सिद्धांत था। अब होम्स ने अपना सिद्धांत कब दिया है, तो 1928-29 में दिया है, 28 और 29 में। सिद्धांत का नाम क्या है, सेवन तरंगे सिद्धांत है। अब किसका सिद्धांत है, जोली का सिद्धांत है। किसका, जोली का सिद्धांत है। अब जोली ने अपना सिद्धांत कब दिया है, तो कब दिया है, 1925 में। अब 1925 में जोली ने अपना सिद्धांत दिया है। अब जोली के सिद्धांत का नाम क्या है, एक तो नामों से याद रखना है,
तो रेडियो एक्टिवता। क्या है? रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, या फिर इसका नाम है तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बस यही इसके बारे में याद रखना है। अब इसके बारे में क्या खास बातें हैं, तो कोबर से आएंगे। लगभग प्रश्न किससे बनने वाले हैं? कोबर से बनने वाले हैं। कोबर से अगर 1 या 2 प्रश्न कोबर से बन गए तो बाकी प्रश्न किससे? होम से। अब इसका तो नंबर ही नहीं आने वाला। आएगा तो क्या पूछेंगे इसके बारे में, यानी कि जोली का सिद्धांत कौन सा है, या फिर पूछेंगे रेडियो एक्टिवता सिद्धांत किसका है, तो किसका है? जोली का है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।